Hello friends, welcome to channel. So this is the second lecture of Unit 9 और इस Unit 9 में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेडिकल सोशल वर्क के बारे में और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब डिस्कस किए थे मेडिकल सोशल वर्क तो उसकी क्या हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को पढ़ा, उसको समझा और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक थी, क्या विशेषताएँ थी मेडिकल सोशल वर्क की, और जो मेडिकल सोशल वर्कर होता था वो किस प्रकार से, उसका क्या रोल था, क्या रोल प्ले करता था, पेशेंट और डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ होता था उसके बीच में किस प्रकार से एज ए ब्रिज काम करता था, किस प्रकार से, और वो जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता था मेडिकल सोशल वर्कर पेशेंट को, तो उन सब के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है काइंडली आप उसको जाके विजिट करें, देख लें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक सोशल वर्क। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसके बाद चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो 17वीं सेंचुरी में ऐसे लोग जो लोग मेंटली इल होते थे, ऐसे लोगों को माना जाता था कि वो लोग मतलब उनको डेविल या बोल सकते हैं शैतान लोग या ईविल लोग, बीचेज की इनकी परिभाषा दी जाती थी। ऐसे लोगों को माना जाता था कि ये लोग भगवान के खिलाफ हैं, या जो लोग दे आर अगेंस्ट द नेचर, दे आर अगेंस्ट द गॉड। ठीक है, उसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे समय गुजरा तो ऐसे लोगों को जो मेंटली इल होते थे उनको कंसिडर किया जाता था एज ए डेविएंट बिहेवियर एंड मेंटली इल। तो ऐसे लोगों को समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला और साथ ही साथ ऐसे लोगों को क्रिमिनल की कैटेगरी में डाला गया, ऐसे कि माना जाता था कि ये लोग भी क्रिमिनल हैं, जो लोग डेविएंट बिहेवियर रखते थे, कुटिल व्यवहार जिन लोगों का होता था, तो उन लोगों को जेल में रखा जाता था। एक समाज में उनको जगह नहीं मिली जाती थी तो उनको जेल में रखा जाता था क्रिमिनल्स के साथ में। और उसके बाद फिर समय बीता और आगे की बात करें तो अगर मॉडर्न टाइम की बात करते हैं कुछ समय पहले तक की, तो काफ़ी कुछ बदलाव आया और ऐसे जो बिहेवियर होते थे, जो मेंटली इल पर्सन होते थे, तो उसको जो पहले उसको एक बुराई माना जाता था कि ये बुराई है, बट अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो उसको बीमारी बोल सकते हैं, बीमार या बीमारी माना जाता है। तो बीमार जो पर्सन है उसका दवा है, उसकी इलाज है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर सरकार के द्वारा या प्राइवेट संस्थानों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा मेंटल असाइलम खोले गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए ताकि उनको ठीक किया जा सके। और अगर बात करें 20वीं सेंचुरी की तो इसमें बहुत सारे थिंकर थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, उनके द्वारा थ्योरी दी गई, उनको एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार से जो मेंटल इलनेस है या जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि फ्रूड के द्वारा किया गया, वीएफ स्किनर के द्वारा या जेबी वॉटसन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया साइंटिफिक तरीके से। सिस्टम ऑफ द साइकोलॉजिकल मेडिसिन इन इंडिया, अगर हम बात करें भारत में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की पद्धति की, बहुत सारी पद्धति हमारे देश में बहुत फेमस है, जैसे कि आयुर्वेदा है, बहुत ही फेमस है, और यूनानी सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, इन सभी के माध्यम से भी, जैसे कि आयुर्वेदा में मेंशन किया गया है कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है वो भी दिए जाते हैं, उनके माध्यम से भी ठीक किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया सिस्टम के बारे में, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की सिस्टम है हमारे देश में। उसके बाद हम देखेंगे रेवोल्यूशन इन दी साइकेट्री, किस प्रकार से मनोचिकित्सा में क्रांति आई और क्या क्या। अगर फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट जो क्रांति आई, तो उस समय पर शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया 17वीं सेंचुरी में उन लोगों को जो मेंटली इल होते थे उनको एज ए डेविल, एज ए एविल और एज ए बिच कंसिडर किया जाता था और समाज में उनकी कोई जगह नहीं दी जाती थी, ऐसे लोगों को जेल में रखा जाता था। और अगर हम सेकंड रेवोल्यूशन की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए एक साइको एनालिसिस एडवेंट हुआ, अर्थात कि जो मनोविश्लेषण के लिए का आगमन हुआ और उसमें कोशिश की जानने की कि जो मेंटली इल लोग हैं उनका जो डिजीज़ है उसका कारण क्या है, उस कारण को खोजने की कोशिश की गई, उसको एक्सप्लेन किया गया साइकेट्रिक डिसऑर्डर को सेकंड रेवोल्यूशन में। और उसके बाद थर्ड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए और विकास हुआ कम्युनिटी सेक्रेटरी की, ताकि जो मेंटल इलनेस है उसको ठीक किया जाए एक अच्छे ढंग से। तो ये कुछ क्रांति के माध्यम से हमने जाना कि फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, सेकंड रेवोल्यूशन में और थर्ड रेवोल्यूशन में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि हेल्थ केयर इन दी कम्युनिटी, मेंटल इलनेस टू मेंटल हेल्थ, किस प्रकार से मेंटल इलनेस से मेंटल
हेल्थ की तरफ गया हमारा देश, और जो इंडियन पर्सपेक्टिव है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य को लेकर के किस प्रकार से विकास हुआ मेंटल इलनेस से मेंटल हेल्थ की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको काफ़ी कुछ महत्व दिया गया है हमारे समाज में। तो ऐसे ही एक स्पिरिचुअल लीडर, एक इंडियन साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था गोविंद स्वामी। उन्होंने 1948 में हेल्थ को लेकर के उसके कुछ महत्व बताए, उसको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव दिए, 3 उद्देश्य दिए कि उसके माध्यम से जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बताया गया कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कि जो मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाए, उसको ठीक किया जाए, रीगेन किया जाए। और साथ ही साथ जो भी वल्नरेबल इंडिविजुअल हैं, जो भी कमज़ोर व्यक्ति हैं, मेंटली इल के कारण है, तो उन लोगों को सबसे पहले प्रिवेंशन किया जाए, साथ ही उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और समाज के सभी लेवल पर कुछ ना कुछ विकास किया जाए। सामाजिक लेवल, सोशल, साइकोनेटिकल डेवलपमेंट किया जाए। बिकॉज समाज में जो इंडिविजुअल है या कम्युनिटी है, उन सभी में काफ़ी कुछ हॉस्टाइल बिहेवियर्स होते हैं। लोगों को एक दूसरे के प्रति कठोरता होती है और एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे जो लोग मेंटली इल होते हैं उन लोगों को समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक पूर्ण रूप से एक तीनों लेवल पर ऐसे एक डेवलपमेंट, एक विकास किया जाए समाज में। ये 3 उद्देश्य थे उनके, 3 ऑब्जेक्टिव थे, ये गोविंद स्वामी जी के द्वारा दिए गए थे। अब हम बात करेंगे कुछ रिकमेंडेशन की, जैसे कि 1946 में वॉर कमेटी का गठन हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मेंटल सोशल वर्क के बारे में, उसमें मेडिकल सोशल वर्क में। तो इसमें 1946 में इसकी कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, जैसे कि 1954 में वॉर कमेटी के द्वारा 1946 में रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि 1954 में फिर एक इंडियन इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ बनाया गया इसको, और उसके बाद 1954 के बाद 1974 में बेंगलुरु में इसका नाम चेंज किया गया और उसको रखा गया निम्हांस। निम्हांस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये उसका फुल फॉर्म है। इसका नाम चेंज किया गया था। उसके बाद हम बात करें WHO उसके द्वारा जो उसकी जो कमेटी थी 1974 में, उसके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई। किसको दी गई? कि जो WHO की जितनी भी मेंबर कंट्री थी उन सभी को रिकमेंडेशन दी गई कि वो लोग जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको एज ए हाईली प्रायोरिटी प्रॉब्लम समझें और उस पर काम करें, और उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई कि उन पर भी काम करो। जैसे कि उस समय पर जितने एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे, केयर प्रोग्राम थे, उनको असेसमेंट करना उसका, और उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया। और साथ ही साथ जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स थे, नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए बोला गया, रिकमेंडेशन दी गई। और उसके बाद निम्हांस के द्वारा 1975 में उसके एक डिपार्टमेंट है सेक्रेटरी के अंतर्गत पहला कम्युनिटी मेंटल हेल्थ यूनिट इस्टेब्लिश किया गया। और वहीं पर 1970 और 1979 में पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। और उसके बाद ICMR के द्वारा 1978 से लेकर 1984 के बीच में, 1978 से 1984 के बीच में के द्वारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कि फंडेड किया गया इसी के द्वारा, ICMR के द्वारा। साथ ही साथ उसको कंडक्ट भी किया गया इसी के द्वारा, ताकि जो सीवियर मेंटल मॉर्बिडिटी होती है उसको उस पर वर्क किया जाए 4 शहरों में, जैसे बेंगलोर, बड़ौदा, कलकत्ता और पटियाला, इनके लिए। और उसके अलावा इसमें कुछ रिकमेंडेशन और भी थी, जैसे कि जितने भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सोशल वर्कर हैं, उन लोगों के लिए 1981 से 1981 से लेकर 1982 के बीच में एक सगलवारा वहाँ पर एक इन लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएँ इन लोगों के लिए। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1989 में आया। तो ये हमने उसकी कुछ रिकमेंडेशन के बारे में जाना, WTO के बारे में और वॉर कमेटी की रिकमेंडेशन। तो इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें एग्जाम के लिहाज से, जो वॉर कमेटी है उसके द्वारा क्या उसकी रिकमेंडेशन दी गई या WHO के द्वारा क्या रिकमेंडेशन दी गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और निम्हांस क्या है, निम्हांस का फुल फॉर्म बताया था हमने आपको, और ICMR के द्वारा क्या बनाया गया था, क्या कौन सी बॉडी बनाई गई उसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मानसिक बीमारी होती है, जैसे साइकोलॉजिकल सोशल इशू हैं और साइकेट्रिक सोशल वर्क,
किस प्रकार से इंटरवीन करता है मेंटल इलनेस में, मानसिक बीमारी में। तो सबसे पहले बेसिकली जो मानसिक बीमारी होती है क्या कौन कौन सी चीज़ों को अफेक्ट करती है। मेंटल इलनेस किस चीज़ पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, जैसे कि फीलिंग्स पर, थिंकिंग पे, बिहेवियर पे, अपीयरेंस पे। कि जो लोग मेंटली इल होते हैं उनकी जो फीलिंग्स होती है या जो थिंकिंग होता है, पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का नज़रिया होता है, काफ़ी कुछ बदला हुआ होता है, उनका बिहेवियर भी काफ़ी कुछ चेंजेस होता है। परसीव नहीं कर पाते चीज़ों को, सोचने में उनको प्रॉब्लम होती है या कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रकार के ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग मेंटली इलनेस सफ़र करते हैं। अब हम जानेंगे किस प्रकार से ये जो साइकोसोशल इशू है अमॉन्ग द पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जो लोग की मेंटली इलनेस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे कि डिफ़िकल्टी इन दी हैंडलिंग थॉट्स एंड दी इमोशंस। थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में, उसको हैंडल करने में काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं, विचारों को, भावनाओं को समझने में। और ये थॉट्स को बेसिकली जो एक बोल सकते हैं कि उनके जो थॉट्स होते हैं, जो परसेप्शन होता है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, वो काफ़ी कुछ अनरियलिस्टिक हो जाता है और चीज़ों को जज अच्छे से जज नहीं कर सकते वो। और बातचीत करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है और एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते हैं और डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टी होती है, निर्णय लेने में डिफ़िकल्टी होती है। और साथ ही साथ कि कोई समस्या का समाधान करने में उन्हें काफ़ी कुछ कठिनाई आती है। और जैसे कि जो समाज में रिश्ते होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उन सब से काफ़ी कुछ इग्नोरेंस होता है और एक सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग करने में काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं, कामकाज करने में। और इसके अलावा भी जैसे कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी तो होती ही है, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तो उनको इस प्रकार से जो मेंटल हेल्थ केयर है उसकी फैसिलिटी को अवेल करना या एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार की जो इशू होते हैं, जो साइकोसोशल इशू जो होते हैं ऐसे लोगों को जो लोग मेंटली इल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि साइकेट्रिक सोशल वर्क के होते हैं, जो लोग इंटरवेंशन करते हैं। जो साइकेट्रिक सोशल वर्क होता है किस प्रकार से इंटरवीन करता है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि पेशेंट को वेलफेयर प्रोवाइड कराना, रोग, उनकी जो रोग है, जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए वर्क करना और रिकवरी करना, स्वास्थ्य और रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं, जो असाइलम सेंटर होते हैं, वहाँ से उनको ठीक कराना, रिहेबिलिटेट करना और वेलबींग ऑफ द पर्सन एंड फैमिली। साथ ही साथ फैमिली के पर्सन एंड द फैमिली दोनों के लिए वर्क करना, उनकी वेलबींग के लिए। बिकॉज अगर कोई इसमें कोई पर्सन या पेशेंट जो मेंटली इल है, उसकी फैमिली भी काफ़ी कुछ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उनको समाज में काफ़ी उतना रिस्पेक्ट या बोल सकते हैं उनको इज्जत नहीं मिलती है और ना ही उनका इतना स्टेटस होता है समाज में, ऐसे लोग जिनकी फैमिली में जो मेंटली इल पर्सन पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी फैमिली के लिए और पर्सनस के लिए वेलबींग के लिए वर्क करना, ये काम होता है साइकेट्रिक सोशल वर्क का। और इसके साथ ही साथ पर्सनस और फैमिली को एम्पावर करने के लिए वर्क करना। और क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बताया था कल क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस बेसिकली क्या होता है कि किसी सिचुएशन को किस प्रकार से डील करना है, वो जो प्रॉब्लम आती है डील करने में, तो उसके लिए जो साइकेट्रिक सोशल वर्क होता है या वर्कर होते हैं जो, वो उसको डील करने कैसे सीखना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालना है, उसको सिखाते हैं। और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट्स टू द लाइफ ऑफ पर्सनस एंड अदर्स। उस इंसान के को लेकर के या उससे रिलेटेड जो भी पर्सनस है, जो फैमिली है, उनकी लाइफ को जो भी समस्या होती हैं या खतरे होते हैं, वो लोग उसके रोकथाम के लिए काम करते हैं ये लोग। और साथ ही साथ एक सामाजिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, समर्थन प्रोवाइड कराते हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग मेंटली इल होते हैं और उनकी फैमिली के लिए। अब इसमें जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। जैसे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग जो होती है, जो पेशेंट है उसको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, एड एडवाइस दी जाती है, इंटरवेंशन किया जाता है। और फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है। बिकॉज अगर जो मेंटली इल पर्सन है, अगर फैमिली घर पर है, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि वो उसको ठीक करने में जल्दी ठीक हो सके, ज़्यादा समय ना लगे। तो उनकी फैमिली को भी प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है कि वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे उस इंडिविजुअल को, उस मेंटली इल पर्सन के साथ, उस पेशेंट के साथ। तो फैमिली काउंसलिंग की जाती है, ग्रुप वर्क भी होता है और कम्युनिटी वर्क भी किया जाता है। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की जाती है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कल्याण प्रशासन के माध्यम से उनको मदद की जाती है और सोशल एक्शंस और लॉबिंग के माध्यम से, जिस प्रकार से
जो सोशल वर्कर होता है साइकेट्रिक, वो एडवोकेसी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ और सोशल एक्शन लेता है। तो इस प्रकार के ये मेथड होते हैं, इसके माध्यम से उनको मदद की जाती है जो मेंटली इल जो पेशेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो साइकेट्रिक सोशल वर्क इंटरवेंशन इन दी मेंटल इलनेस। तो ये तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया है कि जो साइको सोशल असेसमेंट करना, उनको एक शिक्षा प्रोवाइड कराना, मानसिक शिक्षा, और साथ ही साथ सोशल स्किल ट्रेनिंग देना, सामाजिक कौशल परीक्षण उनका, और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो होती हैं, पुनर्वास सेवाएं देना, और फैसिलिटेशन वेलफेयर प्रोग्राम्स स्कीम्स के माध्यम से उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना ताकि वो जल्दी ठीक हो सकें जो पेशेंट है। बिल्डिंग सोशल सपोर्ट्स, सामाजिक समर्थन प्रोवाइड कराना। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोगों ने साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में जाना कि जो सोशल वर्कर होते हैं, बेसिकली जो साइकेट्रिक केयर टीम होती है उसके काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम एसेंशियल मेंबर होते हैं। और ट्रेन एंड स्किल्ड सोशल वर्कर वुड एक्सेलरेट द रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अमंग पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस। जो पेशेंट मेंटली इल होते हैं उनकी एक स्पीडली रिकवरी करने के लिए और उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये बेसिकली जो ट्रेंड और स्किल्ड सोशल वर्क होते हैं इसमें काफ़ी कुछ काम करते हैं। तो ये था बेसिकली साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में। और कल जो पढ़ा था मेडिकल सोशल वर्क के बारे में, तो ये बेसिकली जो यूनिट 9 थी उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम लोग दूसरा इसके बाद जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।